चलिए सर स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे साथ ओल्ड बैच के FR1 के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बेसिक इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग की क्लासेस के बाद IAS 16 प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट का स्टैंडर्ड मेरे साथ स्टार्ट किया था। प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट के स्टैंडर्ड में हमने प्रॉपर्टी प्लान इक्विपमेंट की डेफिनेशन, इनिशियल रिकॉग्निशन का क्राइटेरिया, इनिशियल मेजरमेंट, कॉस्ट और डेप्रिसिएशन वगैरह के हवाले से कुछ बातें कवर की थी बिफोर द रिजल्ट से पहले। जो हमारा ओल्ड FR1 का बैच चल रहा था उसमें हमने IAS 16 प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट का स्टैंडर्ड हम लोग देख रहे थे, जिसमें हमने प्रॉपर्टी प्लान इक्विपमेंट की डेफिनेशन हो गया, इसकी इनिशियल रिकॉग्निशन का क्राइटेरिया हो गया, इसकी इनिशियल मेजरमेंट हो गया और डेप्रिसिएशन वगैरह के हवाले से कुछ बातें डिस्कस की थी। और हमारे पास जिन लोगों ने हमें इस न्यू बैच में ज्वाइन किया है, जिनकी 1 से 2 क्लासेस IAS 16 के हवाले से हो गई हैं, आज इन लोगों की कंबाइंड क्लास है और हम कंबाइंड क्लासेस में IAS 16 को आगे लेकर चल रहे होंगे। जो न्यू बैच के स्पेसिफिक स्टूडेंट्स हैं उनका भी इनिशियल रिकॉग्निशन और डेप्रिसिएशन वगैरह वाला एरिया कंप्लीट नहीं हुआ है, उनकी 2-3 एक्स्ट्रा क्लासेस और लगेंगी जिसमें उनका वो एरिया कवर होगा जो कि ओल्ड बैच वालों का रिजल्ट से पहले कवर हो चुका है। बहरहाल क्विक अगर रिकैप करें तो सबसे पहले प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट के स्टैंडर्ड में आपने प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट की डेफिनेशन कवर की। सर डेफिनेशन क्या थी हमारे पास? सर डेफिनेशन ये थी कि कोई भी टेंजिबल एसेट चाहे वो मूवेबल हो चाहे वो इमूवेबल हो। मूवेबल का मतलब है कोई मोटर व्हीकल हो सकता है, कोई प्लांट एंड मशीनरी हो सकता है, कोई लैपटॉप हो सकता है। इमूवेबल का मतलब है कि या तो वो लैंड होगा या वो बिल्डिंग होगा। तो कोई टेंजिबल, मूवेबल या इमूवेबल एसेट जिसमें 2 कंडीशंस एक साथ पूरी हो रही है, वो चीज आपकी प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट बन जाती है। सर आपके पास 2 कंडीशंस क्या है प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट बनने के लिए? पहली कंडीशन कि उसे यूज किया जाए, उसे रखा जाए या तो एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस के लिए या प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के लिए या रेंटल टू अदर्स के लिए। अगर एक टेंजिबल एसेट एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस या फिर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए रखा गया या फिर रेंटल टू अदर्स के लिए रखा गया, तो ये पहली कंडीशन। और दूसरी कंडीशन क्या है? सर जिसकी यूजफुल लाइफ 1 साल से ज्यादा की हो, ये दोनों कंडीशंस पूरी होगी तो वो टेंजिबल आइटम आपका प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट बन जाएगा। अब आप लोगों ने अपनी आईए की स्टडीज में या इससे पहले जो आपने इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग की क्लासेस वगैरह ली हैं, उसमें आप लोगों ने एक आसान सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कवर किया होगा, इन्वेंट्री का। इन्वेंट्री को हम अकाउंट फॉर करते हैं IAS 2 में। सर इन्वेंट्री और प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट में फर्क क्या है? सर इन्वेंट्री में वो चीजें आती हैं जो आप बाय करते हो फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल। हम अपने ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में जो गुड्स बाय करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ सेल, वो हमारी इन्वेंट्री है। और प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट क्या है? सर प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट एक टेंजिबल आइटम है जिसमें ये 2 कंडीशंस पूरी हो रही है। सर IAS 2 इन्वेंट्री में आपने ये बात पढ़ी है कि इन्वेंट्री को हम इनिशियली रिकॉग्नाइज करते हैं, इनिशियली मेजर करते हैं कॉस्ट पे और सब्सिक्वेंटली मेजर करते हैं, सब्सिक्वेंटली रिकॉग्नाइज करते हैं लोअर ऑफ कॉस्ट और फेयर वैल्यू पे। यानी बताना ये चाह रहा हूं कि आपके पास इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में, चाहे वो प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट का स्टैंडर्ड हो, चाहे वो इन्वेंट्री का स्टैंडर्ड हो, चाहे बहुत सारे स्टैंडर्ड आप आगे जाके वक्त के साथ साथ कवर करोगे। जिन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में एसेट और लायबिलिटीज की बात होती है ना, तो एसेट और लायबिलिटीज का एक मेजरमेंट क्राइटेरिया बताया जाता है एट द टाइम ऑफ इनिशियल रिकॉग्निशन कि आप अपने पास किसी एसेट या लायबिलिटी को इनिशियली किस तरह मेजर करोगे, और एक ये बताया जाता है कि उसको सब्सिक्वेंटली कैसे मेजर किया जाएगा। जैसे IAS 2 इन्वेंट्री में हम इन्वेंट्री को इनिशियली मेजर करते हैं कॉस्ट पे, सब्सिक्वेंटली मेजर करते हैं लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV पे। इसी तरीके से प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट की जो इनिशियल मेजरमेंट है, प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट की जो इनिशियल मेजरमेंट है, सर ये इनिशियल मेजरमेंट की जाती है कॉस्ट पे। और प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट के स्टैंडर्ड में इनिशियल मेजरमेंट में कॉस्ट के 3 मेजर एलिमेंट्स हैं। नंबर 1 परचेज प्राइस, नंबर 2 डायरेक्टली एट्रिब्यूटेबल कॉस्ट एंड नंबर 3 डिसमेंटलिंग कॉस्ट। इसी तरह प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट IAS 16 के स्टैंडर्ड में, IAS 16 में प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट को सब्सिक्वेंट मेजरमेंट करने के लिए 2 क्लासिफिकेशंस अवेलेबल हैं। IAS 16 में प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट की सब्सिक्वेंट मेजरमेंट के लिए 2 क्लासिफिकेशंस अवेलेबल है। या तो आप प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट को रखते हो कॉस्ट मॉडल पे, या फिर आप प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट को रख सकते हो रीवैल्यूएशन मॉडल पे। इनिशियली तो प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट किस पे रिकॉर्ड होगा? कॉस्ट पे। लेकिन हर ईयर एंड पे, हर रिपोर्टिंग पीरियड के एंड पे, हर पीरियड एंड पे प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट को मेजर करने के लिए IAS 16 हमें 2 मॉडल्स और प्रोवाइड करते हैं। या तो हम अपने प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट को कॉस्ट मॉडल पे कैरी करेंगे या हम अपने प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट को
रिवैल्यूएशन मॉडल पे कैरी कर रहे होंगे। अब कॉस्ट मॉडल क्या है ये हम लेटर स्टेज पे कवर करेंगे, रिवैल्यूएशन मॉडल क्या है वो हम आज की क्लास में कवर करेंगे। लेकिन समझना ये है कि स्टैंडर्ड ये कहता है कि आप अपने प्रॉपर्टी प्लान एंड डॉक्यूमेंट को चाहे कॉस्ट मॉडल में रखो चाहे रिवैल्यूएशन मॉडल में रखो, ये जो डिसीजन आपने लेना है ना कॉस्ट मॉडल या रिवैल्यूएशन मॉडल का, ये लेना है फॉर द होल क्लास ऑफ द प्रॉपर्टी प्लान एंड डॉक्यूमेंट, ये लेना अपने होल क्लास ऑफ द एसेट इन द प्रॉपर्टी प्लान एंड डॉक्यूमेंट। क्या मतलब, फॉर एग्जांपल एक कंपनी के पास कुछ मोटर व्हीकल आ रही है, कुछ बिल्डिंग आ रही है, कुछ फर्नीचर्स आ रहे हैं, कुछ एयर कंडीशंस आ रहे हैं, तो कंपनी अगर मोटर व्हीकल को रिवैल्यूएशन मॉडल में रखता है तो कंपनी को सारी मोटर व्हीकल को रिवैल्यूएशन मॉडल में ही रखना होगा। अगर कंपनी बिल्डिंग को कॉस्ट मॉडल में रखता है तो कंपनी को सारी बिल्डिंग्स को कॉस्ट मॉडल में, यानी कि जो भी हमारा डिसीजन होगा टू चूज बिटवीन कॉस्ट मॉडल और रिवैल्यूएशन मॉडल, ये हमें डिसीजन लेना है फॉर द क्लास ऑफ द अंडरलाइंग एसेट, फॉर द क्लास ऑफ द अंडरलाइंग एसेट, यानी हम प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की क्लास ऑफ अंडरलाइंग प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की बेसिस पे डिसीजन लेंगे, आइदर या तो उनको कॉस्ट मॉडल में रखेंगे या फिर उनको रिवैल्यूएशन मॉडल में रखेंगे। भाई अगर फॉर एग्जांपल एक कंपनी के पास बिल्डिंग भी है, मोटर व्हीकल भी है, प्लांट एंड मशीनरी भी है, तो मैं ये नहीं कह रहा कि इन सबको कॉस्ट मॉडल में रखो या इन सबको रिवैल्यूएशन मॉडल में रखो। मैं क्या कह रहा हूँ कि जो तुम्हारा डिसीजन है ना वो चलेगा ऑन द बेसिस ऑफ क्लास ऑफ अंडरलाइंग एसेट। यानी कि अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास 20 मोटर व्हीकल है तो मैं ऐसा नहीं कर सकता कि 5 को कॉस्ट मॉडल में रखूं 5 को रिवैल्यूएशन मॉडल में रखूं, 20 की 20 को या तो कॉस्ट मॉडल में रखूंगा या रिवैल्यूएशन मॉडल में रखूंगा। अगर मेरे पास 10 बिल्डिंग्स हैं तो मैं ऐसा नहीं कर सकता कि 3 पे रिवैल्यूएशन मॉडल अप्लाई करूं 7 पे कॉस्ट मॉडल अप्लाई करूं, मैं 10 की 10 बिल्डिंग या तो कॉस्ट मॉडल में रखूंगा या रिवैल्यूएशन मॉडल। यानी कि जो भी एक क्लास ऑफ प्रॉपर्टी प्लान एंड डॉक्यूमेंट है, जो भी एक क्लास ऑफ प्रॉपर्टी प्लान एंड डॉक्यूमेंट है, उसको या तो कॉस्ट मॉडल में रखना होगा या फिर हमें रिवैल्यूएशन मॉडल में रखना पड़ेगा। क्या ये बात समझ आती है हमें? अब हम बात करते हैं रिवैल्यूएशन मॉडल की। अब हम बात करते हैं आज की क्लास में रिवैल्यूएशन मॉडल की, कि रिवैल्यूएशन मॉडल में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट कैसे कैरी होगा। सर रिवैल्यूएशन मॉडल में आप हर ईयर एंड पे, आप हर अकाउंटिंग पीरियड के एंड पे अपने प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को लेकर आ जाओगे फेयर वैल्यू, यानी कि आपकी बुक्स में वो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट किस भी वैल्यू पे आ रहा हो, हर ईयर एंड पे, हर रिपोर्टिंग डेट पे आप देखोगे कि आपके एसेट की फेयर वैल्यू का मतलब है कि मार्केट वैल्यू, मार्केट में वो एसेट कितने का है, मार्केट वैल्यू कितनी है, फेयर वैल्यू कितनी है। और अगर आपने रिवैल्यूएशन मॉडल फॉलो किया है तो आप अपने एसेट को फेयर वैल्यू रिवैल्यूएशन मॉडल पे लेकर आ जाओगे। अब ये फेयर वैल्यूएशन पे जो एसेट को लाना है इसके कुछ रूल्स वगैरह हैं जिनको हम अभी थोड़ी देर में कवर करते हैं, लेकिन इन रूल्स को कवर करने से पहले हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की थोड़ी फंक्शनिंग को समझना जरूरी है। देखिए हम लोग जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं इसकी टोटल 5 एलिमेंट्स हैं। इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आप 5 तरह की स्टेटमेंट्स बनाते हो। एक आप बनाते हो बैलेंस शीट, एक आप बनाते हो इनकम स्टेटमेंट, एक आप बनाते हो कैश फ्लोज, एक आप बनाते हो चेंजेस इन इक्विटी, एक आप बनाते हो नोट्स। तो हमारे पास इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में टोटल 5 तरह के स्टेटमेंट जिसके 5 एलिमेंट्स आ रहे होते हैं। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम या इनकम स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन कैश फ्लोज, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी या नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये बातें पता है ना सबको। सर बैलेंस शीट में क्या होता है, सर बैलेंस शीट पे हमारे पास एसेट्स आ रही होती हैं, लायबिलिटीज आ रही होती हैं या इक्विटी आ रही होती है। इनकम स्टेटमेंट में भी मजीद 2 सब चीजें बनाई जा रही होती है। एक बनाया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस, और एक बनाया जाता है अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। मैं सिर्फ समझाने की हद तक कह रहा हूं कि जो हमारी बिजनेस के रेगुलर मामलात होते हैं ना, जो हमने बिजनेस में सेल्स की, जो बिजनेस में कॉस्ट ऑफ सेल्स आया, जो बिजनेस में एडमिन एक्सपेंस आया, जो बिजनेस में मार्केटिंग एक्सपेंस आया, बिजनेस की जो रेगुलर चीजें हैं वो जनरली आपके पीएनएल में जा रही होती है, प्रॉफिट एंड लॉस में जा रही होती है। लेकिन अगर बिजनेस की आउट ऑफ द कोर्स ऑफ बिजनेस कोई इनकम आ जाए तो इस तरह की इनकम को जनरली हम अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। अब कैश फ्लो, चेंजेस इन इक्विटी, नोट्स वगैरह पे मैं अभी बात नहीं कर रहा, लेकिन ये सारी चीजें आपके कोर्स का पार्ट है। सर एसेट में हमारे पास एसेट या तो करंट एसेट होगा या नॉन करंट एसेट होगा। लायबिलिटी में हमारे पास या तो लायबिलिटी करंट लायबिलिटी होगी या नॉन करंट लायबिलिटी होगी। इक्विटी में हमारे पास मजीद और ब्रेकअप्स आ रहे होते हैं। एक सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट आता है आपके पास
शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल आपको हर कंपनी की बैलेंस शीट में नजर आएगा ही आएगा। और क्या क्या आ सकता है सर? शेयर प्रीमियम आ सकता है। शेयर प्रीमियम समझते क्या चीज है? अगर फॉर एग्जांपल कंपनी के शेयर्स की पार्ट वैल्यू, कंपनी के शेयर्स की फेस वैल्यू 10 रुपए है, तो 10 रुपए का अमाउंट जाता है शेयर कैपिटल में। लेकिन अगर वो 10 रुपए की पार्ट वैल्यू, 10 रुपए की फेयर वैल्यू वाला शेयर 16 रुपए में बिक जाए, तो जो एक्सेस के 6 रुपए वो आपके शेयर प्रीमियम में जा रहे होते हैं। इसी तरह और क्या आ सकता है सर? इसमें आ सकता है और रिटेन अर्निंग्स, इसमें आ सकता है और रिटेन अर्निंग्स। इसके अलावा हमारे पास और बहुत सारे रिजर्व्स आ रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल कि आप पूरे महीने कहीं पे बिजनेस करते हो, कहीं पे जॉब करते हो, पूरे महीने इनकम अर्न करते हो। अब उस इनकम को आप घर पे जाके अपनी तिजोरी में सेव करते हो, तो वो जो तुम्हारे घर पे तिजोरी लगी हुई है ना, वो तुम्हारी इक्विटी है। तो पूरे महीने पूरे साल बिजनेस करते हो, जॉब करते हो, एक्सवाइजी तरह से इनकम कमाते हो, पूरे महीने बिजनेस या जॉब करके तुम्हारे पास जो इनकम आ रही है तुम उसे घर पे लेके जा रहे हो और अपनी तिजोरी में रख रहे हो। वो जो तिजोरी तुम्हारी है ना, वो तुम्हारी तिजोरी एक तरीके से इक्विटी को रिप्रेजेंट कर रही है, यानी कि शेयर होल्डर का पैसा, शेयर होल्डर की इक्विटी। अब तुम्हारी मर्जी है कि तुम अपने तिजोरी में 4 कंपार्टमेंट्स बना दो। एक में तुम अपनी शादी के लिए पैसे जमा कर रहे हो, एक में तुमने अपने बच्चों की तालीम के लिए पैसे जमा करने शुरू कर दिए, एक में तुमने अपनी हनीमून के लिए पैसे जमा करना शुरू कर दिए, और एक में पैसा तुमने रेगुलर खर्चे वगैरह के लिए रखा। इन एनी केस अगर मैं अपनी तिजोरी में 4 गुल्लक रख दूं और चारों गुल्लक में पैसे जमा कर रहा हूं, तो वो चारों गुल्लक अल्टीमेटली है तो मेरे ही ना। तो जो तिजोरी में जितना भी पैसा रखा हुआ है वो मेरा ही पैसा, यानी कि इक्विटी का पैसा है। अब मैं उसे शेयर कैपिटल के नाम से रखूं, शेयर प्रीमियम के नाम से रखूं, रिटेन अर्निंग के नाम से रखूं, या किसी और रिजर्व्स के नाम से रखूं, ये सारी चीजें कहलाई क्या जाती है? सारी चीजें कहलाई जाती है इक्विटी। अब रिजर्व, बेसिकली रिजर्व का मतलब है कि आपने कोई पैसा या कोई अमाउंट किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए साइड में कर दिया। आपने कोई पैसा, कोई अमाउंट किसी स्पेसिफिक काम के लिए साइड में रिजर्व कर दिया। इसमें क्या क्या आ सकता है सर? इसमें जनरल रिजर्व आ सकता है, इसमें फॉरेन करेंसी रिजर्व आ सकता है, इसमें फेयर वैल्यू रिजर्व आ सकता है, इसमें एक चीज आएगी जो अभी आपको मैं बताऊंगा, दैट इज कॉल्ड रिवैल्यूएशन सरप्लस, दैट इज कॉल्ड रिवैल्यूएशन सरप्लस। अब होता क्या है कि हमने फॉर द ईयर इनकम कमाई, इनकम में से कुछ चीजें जाएंगी प्रॉफिट एंड लॉस में। प्रॉफिट एंड लॉस जब आप बनाओगे, प्रॉफिट एंड लॉस सबने देखा होगा, सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स, ग्रॉस प्रॉफिट, एडमिन एक्सपेंस, मार्केटिंग एक्सपेंस, अदर इनकम, ऑपरेटिंग एक्सपेंस, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स से टैक्स माइनस किया तो आपके पास क्या आता है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। और अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में जो भी चीजें आती है, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में जो भी चीजें आती है वो आपकी अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के नाम से ही रिपोर्ट हो रही होती है। फिर आखिर में क्या होता है कि इनकम स्टेटमेंट में पीएनएल में से जितना अमाउंट आपकी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में आता है वो अमाउंट चला जाता है आपकी रिटेन अर्निंग्स में, वो अमाउंट चला जाता है आपकी रिटेन अर्निंग्स में। और जितना अमाउंट आपका अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में आता है वो अमाउंट चला जाता है किसी ना किसी रिजर्व में। हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स काम किस तरह से करते हैं? एक तो हमारे कंपनी के रेगुलर कोर्स ऑफ बिजनेस से आने वाली सारे इनकम और एक्सपेंस पीएनएल में जाएंगे, और कोई अलग तरह की इनकम है जो कि कुछ स्पेसिफिक स्टैंडर्ड के हिसाब से ओसीए में जाएगी। पीएनएल में जितनी चीजें आती हैं वो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में जा रही होती है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से उठकर अल्टीमेटली वो कहाँ जाएंगी? रिटेन अर्निंग में। अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में जितनी चीजें आ रही होंगी वो अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम से उठकर किसी न किसी एक रिजर्व में जा रही होगी। अगेन दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, एक अमाउंट शेयर कैपिटल में रखा हो, या शेयर प्रीमियम में रखा हो, या रिटेन अर्निंग्स में रखा हो, या इवन किसी और रिजर्व में रखा हो, ये सारा अमाउंट कहलाया क्या जाएगा? इक्विटी। ये सारा अमाउंट कहलाया क्या जाएगा कि सर ये सब कुछ हमारी शेयर होल्डर्स की इक्विटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। सर इन्होंने सवाल पूछा कि आपने बताया कि इक्विटी में ये चीजें आ सकती हैं, शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम तो वो पैसा है जो शेयर होल्डर ने कंपनी में इन्वेस्ट करा, रिटेन अर्निंग्स वो पैसा है जो कंपनी ने ड्यूरिंग द ईयर कमाया, यानी कि अर्निंग्स का वो पोर्शन जो कंपनी ने रिटेन कर लिया, अर्निंग्स का वो पोर्शन जो कंपनी ने डिविडेंड के तौर पे डिस्ट्रीब्यूट नहीं करा
और अपनी रिटेन अर्निंग के गले में ले गई। और आपने बताया कि इक्विटी में और भी चीजें आ सकती हैं जिनको हम रिजर्व्स कहते हैं, यानी कि हमने किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए कोई अमाउंट रिजर्व में रख दिया, किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए कोई अमाउंट एक जगह पे सेव कर दिया। सर ये कैसे होगा कि आपने जो कमाया उसमें से कोई अमाउंट आप रिजर्व में लेके जाओ? ये कैसे होगा कि आपने जो कमाया उसमें से कोई अमाउंट आप रिजर्व में लेके जाओ? फॉर एग्जांपल, सिंपल सी एग्जांपल है, मैं पूरे साल बिजनेस करता हूं और पूरे साल बिजनेस करने के बाद मैंने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कमाया 1000 रुपए का। पूरे साल मैंने इनकम जनरेट की और इनकम जनरेट करने के बाद मैंने कितना कमाया? सर मैंने कमाया 1000 रुपए। मैंने सोचा एक काम करते हैं, 1000 रुपए में से 200 रुपए शेयर होल्डर को दे देते हैं डिविडेंड, ताकि डिविडेंड को कुछ शेयर होल्डर को कुछ पैसा तो मिले। तो मैंने 1000 रुपए को जो फॉर द ईयर इनकम कमाई, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कमाया, इसमें से 200 रुपए शेयर होल्डर को एज अ डिविडेंड दे दिए। तो मेरे पास कितना प्रॉफिट रह गया? 800। अब आइडियली तो क्या होना चाहिए सर? ये 800 चले जाने चाहिए रिटेन अर्निंग्स में। फिर मैंने सोचा कि यार मैं सोच रहा हूं कि फ्यूचर में कंपनी के लिए एक बिल्डिंग खरीदूंगा और उसके लिए मुझे पैसे जमा करने हैं। मैंने सोचा है कि यार 5 साल बाद 10 साल बाद मुझे कंपनी के लिए कोई बिल्डिंग खरीदनी है और उस बिल्डिंग को खरीदने के लिए मुझे पैसे जमा करना है। तो एक काम करता हूं, आज ही उसके लिए कुछ जमा करना शुरू कर देता हूं। तो मैंने बस अपने पास एक रिजर्व बनाया, फॉर एग्जाम्पल कैपिटल रिजर्व, फॉर एग्जाम्पल कैपिटल रिजर्व। और मैंने कहा कि यार रिटेन अर्निंग में जो 800 रुपए रखे ना, इस 800 रुपए में से 500 रुपए रिजर्व में ले जाते हैं। तो हमारी सिंपली एंट्री क्या बन रही होगी? सर रिटेन अर्निंग से पैसा कम हो रहा है तो रिटेन अर्निंग 500 से डेबिट, कैपिटल रिजर्व में वो पैसा जा रहा है तो कैपिटल रिजर्व 500 रुपए से क्रेडिट। तो अब जो भी रिटेन अर्निंग्स में लेकर जा रहे हो, अगर उस अर्निंग में से कुछ पैसा आपको रिजर्व में मूव करवाना है तो सिंपली आप अपने पास सिंपली एंट्री बना के कुछ पैसा एक रिटेन अर्निंग से उठा के किसी न किसी रिजर्व में मूव कर दो। और जो चीज आपकी अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में आ रही होती है तो वो तो डायरेक्टली किसी न किसी रिजर्व में ही जा रही होगी। अब यहाँ जो मैंने नाम लिखे ये आप लोगों के लिए थोड़ी एलियन है, ये नाम हमने अभी सुने नहीं है, लेकिन जैसे जैसे इस अकाउंटिंग की दुनिया में तुम आगे बढ़ते जाओगे तो इस सारे नामों से वक्त के साथ साथ फैमिलियरिटी आती जाएगी। क्या ये सारी बातें समझ आती है? मैं बढ़े आगे। सर ये सारी कहानी मैंने क्यों सुनाई? क्योंकि मुझे आज आप लोगों को कवर करवाना है कि IAS 16 के रिवैल्यूएशन मॉडल में प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट किस तरीके से मेजर होगा। सर जी, सर OCI की चीज है। सर OCI अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम है। OCI की फुल फॉर्म में यूं कह लूं अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम है। अब देखो मैं इसको समझाने के लिए तो मैं कह रहा हूं, फॉर एग्जांपल ये IQ की बिल्डिंग है, फॉर एग्जांपल ये IQ की बिल्डिंग है। IQ का बिजनेस क्या है? आप लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड करना, आप लोगों की एजुकेशन से फी कलेक्ट करना। तो आप लोगों से जो मैं फी कलेक्ट करता हूं ये IQ की सेल्स है। इस फी को कलेक्ट करने के लिए मुझे डिफरेंट तरह की कॉस्ट इनकर करनी पड़ती है। मुझे इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करना पड़ता है, मुझे अपने एडमिन स्टाफ को सैलरी देनी पड़ती है, मुझे अपने फैकल्टी को सैलरी भी देनी पड़ती है। तो ये सारे मेरे एक्सपेंसेस हैं इन ऑर्डर टू जनरेट IQ इनकम फ्रॉम टीचिंग सर्विसेज। तो आप लोगों से आने वाली फीस मेरे P&L में जा रही है, आप लोगों को पे करने वाला खर्चा मेरे P&L में जा रहा है। लेकिन लेट्स से कि IQ की बिल्डिंग है और वक्त के साथ साथ IQ की बिल्डिंग की वैल्यू भी बढ़ जाती है। अब ये वो इनकम है जिसके लिए मैंने कोई मेहनत नहीं की, जिसको कमाने के लिए मैंने IQ थोड़ी खोला था। मैंने IQ को ओपन किया था ताकि मैं यहाँ पे एजुकेशन टीचिंग सर्विसेज प्रोवाइड करूं और आप लोगों से इनकम जनरेट करूं। लेकिन मैंने इसके लिए जो बिल्डिंग खरीदा था उसकी भी वैल्यू में इंक्रीज आ गया और इसकी वैल्यू में इंक्रीज आने की वजह से भी मेरे पास एक इनकम आ गई जो कि मेरी रूटीन कोर्स ऑफ बिजनेस की इनकम नहीं है। तो इस तरह की इनकम को हम अपने P&L या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में रिकॉर्ड नहीं करते, बल्कि इनकम स्टेटमेंट में ही अलग से दिखा देते हैं, जिसको नाम दिया जाता है OCI या अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। ये सिर्फ समझ लो कि इनकम की क्लासिफिकेशन हो रही है, कुछ इनकम P&L में जा रही होती है, कुछ इनकम हमारी अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में रिकॉर्ड हो रही होगी। सर आपने हमें ये बताया कि रिजर्व में वो पैसा आ रहा होता है जो आपने कमाया लेकिन किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए आपने साइड में कर दिया। फॉर एग्जांपल अगर मैंने 1000 रुपए कमाए, 200 रुपए डिविडेंड थी, 800 रुपए बचे, मैंने सोचा एक बिल्डिंग खरीदनी है तो 800 रुपए में से 500 रुपए कैपिटल रिजर्व में रख दिए।
तो फिर ओसीआई से पैसा उठकर रिजर्व में कैसे आ रहा है? फॉर एग्जाम्पल कि मेरे पास फॉर द ईयर एक बिल्डिंग थी, ये बिल्डिंग मैंने खरीदी थी 10 रुपए की, इसकी वैल्यू साल के आखिर में हो जाती है 40 रुपए, तो मैंने इसकी फेयर वैल्यू से 30 रुपए कमाए, मैं इस 30 रुपए को भी डायरेक्टली रिजर्व में उठाकर फेयर वैल्यू रिजर्व में ले जाऊं या रिवैल्यूएशन सरप्लस की एक रिजर्व में लेके चलूं। तो रिजर्व में जरूरी नहीं है कि मैं अपनी मर्जी से ही पैसा उठाकर रिटेन अर्निंग से रिजर्व में लेके जाऊं, कुछ चीजें ओसीआई के थ्रू हमारे डायरेक्टली रिजर्व्स में क्लोज हो रही होगी। अब हम बिल्कुल बेसिक अकाउंटिंग में अभी तो हमने सिर्फ पहला या दूसरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड देख रहे हैं, दैट इज आई 16। जब तुम बुक के साथ साथ आओगे एक स्टैंडर्ड कवर करोगे आईएफआरएस 2 शेयर बेस्ड पेमेंट, वहां पे कोई शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व बन रहा होगा। एफआर 2 में आओगे तो वहां पे स्टैंडर्ड कवर करोगे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, वहां पे कोई फॉरेन करेंसी या फेयर वैल्यू के गेन और लॉस का रिजर्व बन रहा होगा। लेकिन ये सॉर्ट ऑफ सारी चीजें एडवांस की है। अभी हमने बेसिक लेवल पे आईएस 16 और आईएस 16 में एक रिजर्व बिट होगा दैट इज रिवैल्यूएशन सरप्लस, ये हमने कवर करना है। नेट प्रॉफिट नहीं, अच्छा ग्रॉस प्रॉफिट से आप बाकी खर्चे और अदर इनकम एडलेस करते हो तो आपके पास आ जाता है नेट प्रॉफिट। सर 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 सुनिएगा, इन्होंने सवाल पूछा कि सर मेरा सवाल ये है कि जब आप सेल्स बनाते हो, सेल्स से आप कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस करते हो तो आपके पास आ जाता है ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट में आप मार्केटिंग के खर्चे, एडमिन के खर्चे, छोटे मोटे खर्चे और कुछ अदर इनकम वगैरह एड लेस करते हो तो आपके पास आ जाता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स या नेट प्रॉफिट। तो जब अदर इनकम पीएनएल में आ गई तो फिर ये अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में कौन सी चीजें आ रही हैं? देखिए अगर मैं आईक्यू में बैठा हुआ हूं तो आईक्यू में मैं एक मेजर इनकम कहां से कमा रहा हूं? आप लोगों की फीस से। एक इनकम मैंने बताई कि भाई अगर ये प्रॉपर्टी मेरी और इस प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ जाती है तो ये भी मेरी इनकम है। क्या सिर्फ आईक्यू में ये दो इनकम्स हैं? नहीं, हो सकता है कि आप लोगों को जो बुक बेची जा रही है इस पे कोई इनकम आ रही हो सकता है कि मैं कोई मॉक का सेपरेट पोर्टल बना के आपको हजार रुपए की मॉक सेल करना शुरू कर दूं, इससे भी कोई इनकम आ रही होगी। हो सकता है कि भाई आईक्यू में कुछ कबाड़ जमा हो गया, वो कबाड़ मैंने बेच दिया, उससे मेरे पास इनकम आ रही होगी। हो सकता है मैंने कोई एसी उठा के बेच दिया, इससे मेरे पास इनकम आ रही होगी। तो एक हमारी मेन सोर्स ऑफ इनकम है, उस मेन सोर्स ऑफ इनकम के साथ कुछ एंसिलरी इनकम है। तो ये सारी चीजें तो आपके प्रॉफिट एंड लॉस पीएनएल में ही जा रही होती है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो करने के लिए आपने बिजनेस नहीं किया था या बिजनेस से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं होती, बहुत ही इनडायरेक्टली रिलेटेड होती है और वो रेगुलर नेचर की नहीं होती, कभी वन ऑफ होती है। फॉर एग्जांपल आईक्यू में कबाड़ हर 6 महीने बाद बिकता है। फॉर एग्जांपल आईक्यू के फिक्स एसेट हर 6 महीने साल में कोई ना कोई एसेट खराब होता है, हम कबाड़ी वाले को बेच देते हैं। लेकिन प्रॉपर्टी की वैल्यू में अगर चेंज आ रहा है या इस तरह की कोई वन ऑफ इनकम है तो ये रेगुलर नेचर की नहीं होती, ये वन ऑफ होती है। और तुम यूं समझो कि मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना क्यों रहा हूं? सर मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहा हूं यूजर्स के लिए, मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहा हूं यूजर्स के लिए, और यूजर्स को मुझे कंपनी की ट्रू परफॉर्मेंस दिखानी है। अब अगर आईक्यू के पीएनएल में मैं आईक्यू की बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ने का इंपैक्ट डाल दूं तो मेरे पीएनएल तो बिल्कुल ही डिस्टॉर्ट हो जाएंगे ना। शेयर होल्डर को समझेंगे इतना ज्यादा कमाया है, हालांकि आईक्यू ने उतना ज्यादा नहीं कमाया होगा, बिल्डिंग की वैल्यू में इजाफा होने की वजह से इनकम आई। तो वो चीजें जो कि आपके बिजनेस से पर्टेनिंग नहीं है, अदर देन बिजनेस एक्टिविटी से आने वाली इनकम है। इसकी सिंपल सी मैंने एग्जांपल क्या दी कि अगर आपकी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की वैल्यू बढ़ जाए, अगर ये प्रॉपर्टी फॉर एग्जांपल पूरे साल में शायद आईक्यू से मैं कमा रहा हूँ 10 लाख रुपए, और अगर ये जगह मेरी होती तो इसकी वैल्यू में 50 लाख का इंक्रीज आया होता। अब पीएनएल में देख रहा है 60 लाख रुपए, तो शेयर होल्डर तो खुश हो रहा है, भाई जबरदस्त आईक्यू की परफॉर्मेंस जबरदस्त है, 60 लाख कमाया है। लेकिन एक्चुअल में फैक्ट क्या है कि 60 लाख के बैक पे आईक्यू ने सिर्फ 10 लाख ही कमाया है। 50 लाख रुपए तो हमारी इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी होने की वजह से, इन्फ्लेशन होने की वजह से प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ गई। तो वो चीजें जो आपकी कंपनी की ट्रू बिजनेस परफॉर्मेंस को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, उन चीजों को हम पीएनएल में ले जाकर पीएनएल को खराब नहीं करते, उन चीजों को हम अलग से ओसीआई में रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, पीएनएल में शो नहीं करते। पीएनएल में रूटीन कोर्स ऑफ बिजनेस की चीज आ रही होंगी, यहाँ पे अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम की चीज आ रही है। प्रॉफिट के बाद बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही होगा। हाँ देखें, देखिए
इन्होंने सवाल पूछा कि सर आप बार बार एक लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हो इनकम का, और अगर एक प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ गई तो वो आपकी इनकम है, लेकिन ये वैल्यू तो रियलाइज हुई नहीं है। और हमने प्रूडेंस कॉन्सेप्ट में ये पढ़ा है कि जब तक इनकम को रिकॉर्ड करने के लिए प्रूडेंस कॉन्सेप्ट क्या फॉलो करते हैं, जब तक इनकम सर्टेन ना हो जाए अब उस इनकम को रिकॉर्ड नहीं करते। इनकम जब तक रियलाइज ना हो जाए उसको रिकॉर्ड नहीं करते, ऐसी कोई बात नहीं है। देखो दो अलग अलग चीजें हैं। अगर मैं बात कर रहा हूं अर्न और अगर मैं बात कर रहा हूं रियलाइज, तो ये दो अलग अलग चीजें हैं। फॉर एग्जाम्पल इसको सिंपल यूं समझो, मेरे पास कुछ इन्वेंट्री रखी हुई है और वो इन्वेंट्री खरीदी मैंने 100 रुपए की और इसकी मार्केट वैल्यू है 150, या मैंने कुछ इन्वेंट्री खरीदी 100 रुपए की और इसको मैं मार्केट में बेचूंगा, कितने पे बेचूंगा, 150 रुपए का। तो जब तक ये मार्केट में मैं सेल ना कर दूं, मैंने इनकम अर्न नहीं की। जब तक ये इन्वेंट्री 100 रुपए की इन्वेंट्री में 150 की मार्केट में बेच ना दूं, तो मैंने इनकम अर्न नहीं की। इस अर्न इनकम को मैं रिकॉर्ड भी नहीं करूंगा। लेकिन फॉर एग्जांपल मैं ये चीज किसी को क्रेडिट पे सेल कर देता हूं और मैंने क्रेडिट पे सेल कर दिया 150 का, क्या मैंने इसे अर्न कर लिया? यस। अगर मैंने किसी को उधारी पे भी माल बेच दिया तो इसका मतलब है मैंने 50 रुपए का प्रॉफिट अर्न कर लिया। क्या मैंने ये इनकम रियलाइज कर ली? नहीं, क्योंकि मैंने क्रेडिट सेल की है, अभी मुझे कैश मिला ही नहीं है। तो इनकम का अर्न होना और रियलाइज होना तो अलग अलग बात है। हम प्रूडेंस कॉन्सेप्ट में ये बात पढ़ते हैं कि जब तक इनकम अर्न ना हो जाए हम उसको रिकॉर्ड नहीं करते। रियलाइज की बेसिस पे हम इनकम की रिकॉग्निशन के ऊपर नहीं जाते, अदरवाइज तो फिर हम बनाते ही सिर्फ कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अदरवाइज हमें सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, हम सिर्फ एक कैश की बुक बनाते हैं। जो पैसा आया वो इनकम है, जो पैसा गया वो एक्सपेंस है। ये सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाए क्यों जा रहे हैं? क्योंकि आपका जो ये अकाउंटिंग की पूरी बुनियाद है हमारी एक्रूअल बेसिस पे काम कर रहा होता है। सर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। कह सकते हो कि अगर मेरी एक बिल्डिंग है जो कि मेरी मलकियत है, I16 के रिवैल्यूएशन मॉडल की, रिवैल्यूएशन मॉडल में आपने ये बताया कि अगर आप किसी क्लास ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को रिवैल्यूएशन मॉडल में रखते हो तो आपने इसको कैरी करना है फेयर वैल्यू पे। अब फेयर वैल्यूएशन के रूल्स इतने सिंपल नहीं है। हमें हर साल के आखिर में अपने एसेट को कैरिंग वैल्यू से उठाकर फेयर वैल्यू पे लाना पड़ेगा। हर साल के आखिर में मुझे अपने एसेट को कैरिंग वैल्यू से उठाकर फेयर वैल्यू पे लाना पड़ेगा। अब इसके रूल्स किस तरह से पढ़ाए जा रहे हैं गौर से समझिएगा। जब भी एक एसेट की फेयर वैल्यूएशन होगी ना, तो सबसे पहले हम मालूम करेंगे उस एसेट की हिस्टोरिकल कॉस्ट। सर अपने पास हिस्टोरिकल कॉस्ट की डेफिनेशन लिखे हैं। सर अपने पास हिस्टोरिकल कॉस्ट की डेफिनेशन लिखे हैं। अपने पास हिस्टोरिकल कॉस्ट की डेफिनेशन लिखे हैं। कैरिंग वैल्यू ऑफ एन एसेट, कैरिंग वैल्यू ऑफ एन एसेट carrying value of an asset at any point of time, carrying value of an asset at any point of time carrying value of an asset at any point of time, ब्रैकेट में लिखिएगा आफ्टर डेप्रिसिएशन, ब्रैकेट में लिखिएगा आफ्टर डेप्रिसिएशन, ब्रैकेट में लिखिएगा आफ्टर डेप्रिसिएशन, ब्रैकेट क्लोज, as if it had never been impaired, as if it had never been impaired slash revalued, impaired, IMPAIRED, carrying value of an asset at any point of time
आफ्टर डेप्रिसिएशन ब्रैकेट में एज इफ इट हैड नेवर बीन इम्पेयर्ड स्लैश रीवैल्यूड। देखिए हिस्टोरिकल कॉस्ट बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट है। अगर किसी भी पॉइंट पे, अगर किसी भी साल के आखिर में, अगर किसी भी डेट पे आपसे कहा जा रहा है कि आप एक एसेट की हिस्टोरिकल कॉस्ट मालूम करें, तो ये हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या है? सर अगर एक एसेट सिर्फ डेप्रिशिएट हुआ तो डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद जो भी उसकी वैल्यू आती वो वैल्यू उस एसेट की हिस्टोरिकल कॉस्ट है। हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या है? अगर किसी भी डेट पे, अगर किसी भी ईयर एंड पे मैं आपसे कहता हूं कि एक एसेट की हिस्टोरिकल कॉस्ट मालूम करें, तो किसी भी डेट पे एसेट की जो डेप्रिशिएटेड वैल्यू होगी, इस बात को भूल कर कि ये कभी एसेट इंपेयर हुआ है, हम इंपेयर किया है, इसको फॉर द टाइम भी जाने दें, इस बात को भूल कर कि एसेट कभी रिवैल्यू हुआ होता, सिर्फ एक एसेट नॉर्मल डेप्रिशिएट होकर जो वैल्यू क्रिएट करता है या जो वैल्यू उसकी रह जाती, उस वैल्यू को हम कहते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट। वैल्यू ऑफ द डेप्रिसिएशन नहीं, वैल्यू आफ्टर द डेप्रिसिएशन, आफ्टर डेप्रिसिएशन। अगर एक एसेट सिंपली डेप्रिशिएट हो रहा है तो डेप्रिशिएट होने के बाद जो उसका नंबर है वो नंबर उसका हिस्टोरिकल कॉस्ट कहलाया जाएगा। अब रिवैल्यूएशन के रूल्स अगेन अभी जो बता रहा हूं उसे समझने आएंगे, जब एक एग्जांपल आपके सामने सॉल्व करूंगा आपको सब समझ आ जाएगा। जब भी मैं एक एसेट की फेयर वैल्यूएशन करूंगा ना, तो मैं मालूम करूंगा उसकी हिस्टोरिकल कॉस्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट की अमाउंट के ऊपर जितनी मूवमेंट होगी वो रिकॉर्ड होगी अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम रिवैल्यूएशन सरप्लस में। हिस्टोरिकल कॉस्ट के नीचे जितनी मूवमेंट होगी वो सारी की सारी रिकॉर्ड होगी प्रॉफिट एंड लॉस। जब भी अगेन सिर्फ रूल रटाया है, कुछ एग्जांपल कुछ समझाया नहीं है। जब एक न्यूमेरिकल एग्जांपल करोगे सब समझ आ जाएगा। जब भी एक एसेट की फेयर वैल्यू एक्सरसाइज होगी, उसको फेयर वैल्यू पे लाने का काम होगा, पहले इसकी मालूम की जाएगी हिस्टोरिकल कॉस्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट के थ्रेशोल्ड के ऊपर जितनी मूवमेंट है उसे हम रिकॉर्ड करेंगे अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम रिवैल्यूएशन सरप्लस में। हिस्टोरिकल कॉस्ट के नीचे जितनी भी मूवमेंट है सारी की सारी पीएनएल में रिकॉर्ड हो रही होगी। अब एक आसान सी एग्जांपल लेता हूं, आपको समझ आ जाएगा। फॉर एग्जांपल हमने 1 जनवरी 2001 पे एक बिल्डिंग परचेज करी और इस बिल्डिंग की कॉस्ट है लेट से 1000 मिलियन। इस बिल्डिंग की कॉस्ट है लेट से 1000 मिलियन और लाइफ है इसकी 10 इयर्स। हमने 1 जनवरी 2001 पे एक बिल्डिंग परचेज करी, 1000 मिलियन की एक बिल्डिंग और इसकी लाइफ कितनी है 10 साल। सर पहले साल का आखिर आया तो पहले साल के आखिर में मैंने 2001 का डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड किया होगा। किस तरीके से रिकॉर्ड किया होगा? सर 1000 रुपए की बिल्डिंग है और 10 साल की लाइफ है, अज्यूमिंग जीरो रेजर्व वैल्यू, अज्यूम कर रहा हूं कि रेजर्व वैल्यू कुछ भी नहीं है, तो 1000 को सिंपली 10 से डेप्रिशिएट कर देंगे तो 100 रुपए का डेप्रिसिएशन आ जाएगा। 100 रुपए का डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करने के बाद 31 दिसंबर 2001 पे इसकी कैरिंग अमाउंट कितनी आएगी? 900। अगर मैं साथ साथ जनरलिटी बनाता जाऊं तो सबसे पहले 1 जनवरी 2001 पे हमारे पास प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट डेबिट होगा 1000 रुपए से, कैश क्रेडिट होगा 1000 रुपए से। सर पहले साल का आखिर आया 31 दिसंबर 2001 तो डेप्रिसिएशन डेबिट होगा पीएनएल में 100 रुपए से और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन या डायरेक्टली आसान करने के लिए प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट क्रेडिट कर देता हूं 100 रुपए। अब ये काम करने के बाद सिंपल प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की कैरिंग वैल्यू कितनी हो गई? 900। सर पहले साल के आखिर में अब इसकी लाइफ कितनी है? 9 इयर्स। पहले साल के आखिर में मैं आपको एक फैक्ट दे रहा हूं कि सर इसकी जो फेयर वैल्यू है ना वो है लेट से 450, या इसको हम कोई और नंबर अज्यूम करते हैं, लेट से 700। इसकी जो फेयर वैल्यू है ना वो है 700 और हमने इस बिल्डिंग को रखा हुआ है रिवैल्यूएशन मॉडल में। जब रिवैल्यूएशन मॉडल आप फॉलो करते हो तो आपको बिल्डिंग को या एसेट को किस पे लाना है? हर साल के आखिर में फेयर वैल्यू पे। यानी कि वो एसेट जो मेरी बुक्स में 900 का आ रहा है वो जिसको किस पे लाना पड़ेगा? सर आपको इसको लाना पड़ेगा 700 रुपए। अब गौर से समझिएगा, जब भी एसेट की रिवैल्यूएशन होगी आपने क्या मालूम करना है? हिस्टोरिकल कॉस्ट। तो पहले तो मुझे 31 दिसंबर 2001 पे इस एसेट की चाहिए हिस्टोरिकल कॉस्ट। सर इस एसेट की हिस्टोरिकल कॉस्ट कितनी होगी? सर 900। क्यों? पहला साल है, आज से पहले कभी रिवैल्यूएशन की नहीं है और पहले साल अगर 1000 रुपए को मैं एक साल डेप्रिशिएट करूं तो हिस्टोरिकल कॉस्ट कितनी आएगी? 900। सर एसेट की कैरिंग वैल्यू कितनी है? सर एसेट की कैरिंग वैल्यू है 900, यानी कि यही कैरिंग वैल्यू भी है। सर फेयर वैल्यू कितनी है? 700। तो फेयर वैल्यू चूंकि 900 से कम है तो इसे मैं नीचे लिख देता हूं।
अब मुझे 900 के एसिड को 700 पे लाना है, यानी कि जो मूवमेंट है वो डाउनवर्ड हो रही है, मूवमेंट जो है वो डाउनवर्ड हो रही है। तो हमारे पास एंट्री, हमारे पास ये जो 200 का लॉस है ये कहाँ रिकॉर्ड होगा सर? ये रिकॉर्ड होगा हमारे प्रॉफिट एंड लॉस। जब मैं 900 के एसिड को 200 रुपए से डाउनवर्ड रिवैल्यू कर दूंगा तो मेरा एसिड 31 दिसंबर 2001 पे फेयर वैल्यू पे आ जाएगा। सर इसकी डबल एंट्री क्या बनेगी? इसकी डबल एंट्री क्या बनेगी सर? इसकी डबल एंट्री बनेगी रिवैल्यूएशन लॉस पीएनएल में डेबिट, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 200 से क्रेडिट। अभी कोई सवाल नहीं पूछ रहा, अभी कोई कॉपी नहीं कर रहा सर। अब इसकी लाइफ कितनी है? 9 साल। अभी तो एक ही साल गुजरा है ना, अभी तो एक ही साल गुजरा है सर। 2002 गुजर गया, मैंने 2002 का डेप्रेशन रिकॉर्ड किया होगा। कितना रिकॉर्ड किया होगा? 100 रुपए? नहीं सर, 700 की ओपनिंग कैरिंग वैल्यू थी और लाइफ कितनी है? 9 इयर्स। तो 700 डिवाइड बाय 9, 78 कर देते चले। 78 का डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करने के बाद 31 दिसंबर 2002 पे इसकी कैरिंग वैल्यू कितनी आ जाएगी? 622। सर हमारे पास ये तो डे 1 पे एंट्री बनाई थी, ये पहले साल के 2 एंट्रीज बनाई। 31 दिसंबर 2002 पे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस पीएनएल में डेबिट 78, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 78। सर ये डबल एंट्री बनाने के बाद 78 का डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करने के बाद मेरे पास प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की कैरिंग वैल्यू कितनी हो गई? 622। सर अब इसकी लाइफ कितनी है सर? 8 साल। सर अब मैं अज्यूम करता हूं कि लेट से कि इसकी फेयर वैल्यू है 750। अब मैं अज्यूम करता हूं कि लेट से कि इसकी फेयर वैल्यू कितनी है? 750। और चूंकि मैं रिवैल्यूएशन मॉडल फॉलो कर रहा हूं और रिवैल्यूएशन मॉडल के तहत मुझे एसेट को रखना है फेयर वैल्यू पे, यानी कि अभी जो मेरी बुक्स में एसेट आ रहा है 622 का, इसे मुझे किस में लाना पड़ेगा? 750। तो मुझे 622 के एसेट को बढ़ाकर 750 की फेयर वैल्यू पे लाना है 31 दिसंबर 2002 पे। अगेन जब भी रिवैल्यूएशन एक्सरसाइज होगी आप मालूम करोगे एसिड की हिस्टोरिकल कॉस्ट। सर इस एसिड की हिस्टोरिकल कॉस्ट कितनी होगी? 622? नहीं, 800। अभी 800 कहां से आया सर? हिस्टोरिकल कॉस्ट की डेफिनेशन को देखें, हिस्टोरिकल कॉस्ट की डेफिनेशन को देखें। हिस्टोरिकल कॉस्ट की डेफिनेशन क्या है? एक एसिड की क्या कैरिंग वैल्यू होती अगर वो सिर्फ डेप्रिशिएट हुआ होता, कभी रिवैल्यू ना हुआ होता। तो अगर मैंने 1000 रुपए का एसिड खरीदा, 10 साल की लाइफ है, तो 1 साल का नॉर्मल डेप्रिशिएशन कितना आता है? 100 रुपए। और 2 साल गुजर गए तो 1000 माइनस 100 माइनस 100, इसकी हिस्टोरिकल कॉस्ट कितनी आएगी? 800। सर इन्होंने सवाल ये पूछा कि पहले साल तो 100 की डेप्रिसिएशन थी, दूसरे साल तो 78 की डेप्रिसिएशन है, तो अब दूसरे साल भी 200 रुपए का डेप्रिसिएशन क्यों माइनस कर रहा हूं? क्योंकि हिस्टोरिकल कॉस्ट की डेफिनेशन देखो ना, हिस्टोरिकल कॉस्ट की डेफिनेशन क्या है कि इग्नोर कर दो रिवैल्यूएशन को, इग्नोर कर दो रिवैल्यूएशन को। अगर एक एसिड अपने आम हालात में सिर्फ डेप्रिशिएट हुआ होता, अगर ये 1000 रुपए का एसिड सिर्फ डेप्रिशिएट होता तो 100 रुपए पर ये डेप्रिसिएशन थी, पहले साल 100 दूसरे साल 100, यानी कि 2 सालों में 200 की डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड होती, तो दूसरे साल के आखिर में हिस्टोरिकल कॉस्ट कितनी आती? 800 रुपए। अब दूसरे साल 800 की हिस्टोरिकल कॉस्ट मालूम कर ली, एक लिमिट डिसाइड कर ली। सर कैरिंग वैल्यू कितनी है? सर कैरिंग वैल्यू 622। कैरिंग वैल्यू 800 से कम है, कैरिंग वैल्यू 800 से कम है, इसे मैं नीचे लिख देता हूं। कितना? 622। सर फेयर वैल्यू कितनी है? 750। फेयर वैल्यू हिस्टोरिकल कॉस्ट से कम है लेकिन कैरिंग वैल्यू से ज्यादा है, तो मैं इन दोनों के दरमियान में लिख देता हूं। ये कैपिंग है, ये कैरिंग वैल्यू है, ये फेयर वैल्यू है। मुझे अपने एसिड को यहां से यहां लाना है। पहले वाले साल में मूवमेंट डाउनवर्ड हो रही थी, पहले साल में मूवमेंट डाउनवर्ड हो रही थी, अब मूवमेंट अपवर्ड हो रही है। लेकिन ये जो अपवर्ड मूवमेंट हो रही है वो तो हिस्टोरिकल कॉस्ट की लाइन के नीचे रही है ना। सर ये इंपैक्ट भी कहां जाएगा? पीएनएल। यानी कि मुझे 622 से 750 में जो एसेट को लाना है, तो अब मेरे पास रिवैल्यूएशन गेन पीएनएल में रिकॉर्ड होगा 120। हमारे पास एंट्री क्या बनेगी सर? हमारे पास एंट्री बनेगी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 128 से डेबिट, रिवैल्यूएशन गेन प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट 120। हाँ
सर ये 128 कैसा है? ये 128 सिंपली बैलेंसिंग नंबर है। एक ही बात है, तुम रिवैल्यूएशन लॉस को रिवर्स करो या रिवैल्यूएशन गेन रिकॉर्ड करो, इन दी एंड ये पीएनएल में जान। नोमेनक्लेचर पे मैं फोकस नहीं कर रहा, मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि क्या पीएनएल में रिकॉर्ड होगा। तो तुम रिवैल्यूएशन लॉस को रिवर्सल कह दो या रिवैल्यूएशन गेन कह दो, बात एक ही, जाना दोनों ने पीएनएल। अब आप लोगों के जी हाँ चले चले चले, कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है। इसको रिवर्सल ऑफ रिवैल्यूएशन लॉस कहते हैं, ठीक है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता मैं मैं रिवर्सल ऑफ रिवैल्यूएशन लॉस कहूं या रिवैल्यूएशन गेन कहूं, बात एक ही है। सर अभी कोई ज्यादा सवाल में नहीं ले रहा, मैं चाहता हूं कि सिर्फ आप इसे कॉपी करें, मैं 1-2 साल और आगे बढ़ूं, फिर मैं आप लोगों के सवाल लेता हूं। आगे बढ़ते हैं। सर 2-3 साल की वर्किंग और करूंगा, आपके सामने सारे कॉन्सेप्ट सारे लॉजिक्स क्लियर हो जाएंगी। पहले मैंने 1000 रुपए का एसेट परचेज करा, 10 साल की लाइफ थी, 100 रुपए से डेप्रिशिएट हुआ, 900 का हुआ। पहले साल के आखिर में लाइफ 9 साल थी, फेयर वैल्यू 700 थी। चूंकि 900 की फेयर वैल्यू कम हो गई 700 हो गई, 200 रुपए का रिवैल्यूएशन लॉस पीएनएल में रिकॉर्ड करा। फिर एसेट 700 पे आ गया, लाइफ 9 साल थी, 9 साल पे डेप्रिशिएट का तो 78 का डेप्रिसिएशन। अब एसेट की कैरिंग वैल्यू 622, फेयर वैल्यू 750। इवन दो की फेयर वैल्यू बढ़ रही है, इवन दो की फेयर वैल्यू बढ़ रही है, वैल्यू बढ़ रही है, लेकिन मैंने कोई इनकम ओसीआई में रिकॉर्ड नहीं की, बल्कि मैंने क्या इनकम रिकॉर्ड की पीएनएल में, और उसको मैंने नाम किया दिया रिवर्सल ऑफ रिवैल्यूएशन लॉस। कि भाई चूंकि आपने पहले 200 रुपए पीएनएल में लॉस के रिकॉर्ड किए थे, तो उसी का बेसिकली रिवर्सल हो रहा है, और आपने 128 रुपए पीएनएल में रिकॉर्ड किया, आपका एसेट 750 की फेयर वैल्यू पे आ गया। सर अब इसकी लाइफ कितनी है? अब इसकी लाइफ कितनी है? 8 साल। अब इसकी लाइफ कितनी है? 8 साल, क्योंकि अभी तो सिर्फ रिवैल्यू किया था ना, डेप्रिसिएट थोड़ी किया था। अब हमारे पास 2003 का डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड होगा, कितना रिकॉर्ड होगा? 750 डिवाइड बाय 8, 94। 94 से डेप्रिशिएट करने के बाद इसकी कैरिंग वैल्यू 31 दिसंबर 2003 पे आ जाएगी 656। डेप्रिसिएशन की आसान सी एंट्री बनाऊंगा, 31 दिसंबर 2003 पे डेप्रिसिएशन पीएनएल में डेबिट, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट क्रेडिट 94। अब इस पॉइंट पे, अब 31 दिसंबर 2003 पे इसकी लाइफ कितनी है? 7 साल, क्योंकि 1 साल 2 साल और 3 साल डेप्रिशिएट होने के बाद इसकी लाइफ कितनी रह गई? अब 7 साल। अब लेट से किसकी फेयर वैल्यू हो जाती है 1200, तब मुझे मालूम है कि भाई मैं IAS 16 का रिवैल्यूएशन मॉडल फॉलो कर रहा हूं, रिवैल्यूएशन मॉडल के तहत मुझे अपने एसेट को किस पे लाना है? फेयर वैल्यू पे। तो इन्होंने 31 दिसंबर 2003 पे इसकी फेयर वैल्यू कितनी दी है? 1200। 31 दिसंबर 2003 पे इसकी फेयर वैल्यू कितनी दी है? 1200। यानी कि वो एसेट जो कि मेरी बुक्स में रिकॉर्डेड है 656 का, वो एसेट जो कि मेरी बुक्स में रिकॉर्डेड है 656 का, इसको बढ़ाकर किस में लाना है? फिर 1200 पे। अब मुझे रिवैल्यूएशन के रूल्स ये वाले, जब भी एसेट की रिवैल्यूएशन होती है, अब रिवैल्यूएशन हो रही है 31 दिसंबर 2003 पे, तो हम मालूम करते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट। सर 31 दिसंबर 2003 पे एसेट की हिस्टोरिकल कॉस्ट कितनी होगी? 700। क्यों? क्योंकि रिवैल्यूएशन हिस्टोरिकल कॉस्ट का कॉन्सेप्ट क्या है कि एज इफ के एसेट कभी रिवैल्यू ना हुआ होता, सिर्फ नॉर्मल डेप्रिशिएट हुआ होता, तो उसकी जो कैरिंग अमाउंट आती वो कैरिंग अमाउंट हिस्टोरिकल कॉस्ट। चूंकि 1000 रुपए का एसेट है, 10 साल की लाइफ है, 3 साल गुजर चुके, तब इसकी हिस्टोरिकल कॉस्ट कितनी आ रही है? 700। सर हमारी कैरिंग वैल्यू कितनी है? सर हमारी कैरिंग वैल्यू है 656। हमारी कैरिंग वैल्यू कितनी है? 656। चूंकि ये 700 से कम है तो इसे मैं नीचे लिख देता हूं, चूंकि ये 700 से कम थी तो उसे मैं नीचे लिख दिया। सर हमारी फेयर वैल्यू कितनी है? 1200। ये हिस्टोरिकल कॉस्ट से ज्यादा है, इसे मैं ऊपर लिख देता हूं। अब मुझे अपने एसेट को यहां से यहां लाना है। हमने रूल क्या पढ़ा था कि हिस्टोरिकल कॉस्ट के थ्रेशोल्ड के नीचे जो भी मूवमेंट है वो पीएनएल में रिकॉर्ड होगी, हिस्टोरिकल कॉस्ट के थ्रेशोल्ड के ऊपर जो भी मूवमेंट है वो अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम रिवैल्यूएशन सरप्लस में रिकॉर्ड होगा। यानी कि 656 से जो 1200 पे एसेट लाऊंगा, तो 656 और 700 का डिफरेंस 44, ये हमारे पास जाएगा पीएनएल में। 656 और 700 का डिफरेंस
ये जाएगा पीएनएल में, और 700 से 1200 का डिफरेंस कितना, 500। सर ये जाएगा हमारे पास अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम रिवैल्यूएशन सरप्लस में 500। सर ना लिखे तो बेहतर है, हम इसको रिवैल्यूएशन सरप्लस कहते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं जी, हम 656 पे अपने एसेट को लेके बैठे हुए, बढ़ाकर 1200 पे लाना है। मैंने हिस्टोरिकल कॉस्ट मालूम की तो वो 700 इन दोनों के दरमियान आ रही थी, मैंने प्लॉट कर दी। मैंने कहा 656 से एसेट को बढ़ाकर 1200 पे लाना है। हिस्टोरिकल कॉस्ट की लाइन के नीचे जो भी मूवमेंट है वो पीएनएल में जाएगा, हिस्टोरिकल कॉस्ट की लाइन के ऊपर जो भी मूवमेंट है वो रिवैल्यूएशन सरप्लस में जाएगा। तो 656 और 700 का डिफरेंस आया 44, ये रिकॉर्ड किया पीएनएल में। 700 और 1200 का डिफरेंस है 500, ये रिकॉर्ड किया रिवैल्यूएशन सरप्लस, और हमारा एसेट 1200 पे आ गया। सर हमारे पास एंट्री क्या बनेगी, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट डेबिट कितने से सर, 544, रिवर्सल ऑफ रिवैल्यूएशन लॉस, रिवर्सल ऑफ रिवैल्यूएशन लॉस पीएनएल में क्रेडिट 44, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम रिवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट 500 रुपए। मैंने एंट्री क्या बनाई, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट 544 से डेबिट, रिवर्सल ऑफ रिवैल्यूएशन लॉस पीएनएल में क्रेडिट 44 रुपए, और अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में 500 रुपए का रिवैल्यूएशन सरप्लस रिकॉर्ड कर दिया। अब अगर किसी ने नोट किया हो, जब एक एसेट की वैल्यू में कमी आ रही थी, जब एक एसेट की वैल्यू में कमी आ रही थी, तो कितना लॉस हमने रिवैल्यूएशन पीएनएल में रिकॉर्ड किया था, सर हमने 200 का रिवैल्यूएशन लॉस पीएनएल में रिकॉर्ड किया था। लेकिन जब दूसरे साल के आखिर में या तीसरे साल के आखिर में उसकी वैल्यू बढ़ी, तो कितना रिवैल्यूएशन लॉस का रिवर्सल आपने पीएनएल में रिकॉर्ड करा, सर आपने 128 को पीएनएल में रिकॉर्ड करा और 44 को पीएनएल में रिकॉर्ड करा। हालांकि अगर हम लॉजिकली सोचें, अगर एक चीज पे 200 का लॉस पीएनएल में रिकॉर्ड हुआ है और कल को उसकी वैल्यू बढ़ती है, तो 200 का ही लॉस पीएनएल से रिवर्स होना चाहिए था। लेकिन अगर आप गौर करें तो सिर्फ 200 रुपए का रिवैल्यूएशन लॉस पीएनएल में रिकॉर्ड हुआ, जबकि रिवर्सल 128 और 44, 128 और 44 क्या 200 बन रहा है, 172 बन रहा है। तो 200 के रिवैल्यूएशन लॉस जो कि पीएनएल में रिकॉर्ड हुआ था, सिर्फ 172 का रिवर्सल पीएनएल में रिकॉर्ड हुआ। मजीद जब इंक्रीज आया तो वो कहां चला गया, ओसीआई में। अब ऐसा क्यों हो रहा है, इसकी भी एक रीजन है, यहां देखो सर 2001 में तुमने कितना रिवैल्यूएशन लॉस पीएनएल में रिकॉर्ड किया था, 200 रुपए का। तुमने कितना रिवैल्यूएशन लॉस पीएनएल में रिकॉर्ड किया था, 200 रुपए। आम हालात में हमारी डेप्रिसिएशन कितनी आती थी, 100। लेकिन जब 2001 में तुमने 200 का रिवैल्यूएशन लॉस पीएनएल में रिकॉर्ड करा, तो 2002 में डेप्रिसिएशन कितनी आई, 78। तो मैं यूं कह सकता हूं कि इस रिवैल्यूएशन लॉस की वजह से 2002 में तुम्हें डेप्रिसिएशन में कुछ सेविंग हुई है। कितनी सेविंग हुई है, सर आम हालात में 100 की डेप्रिसिएशन आती थी, रिवैल्यूएशन लॉस की वजह से डेप्रिसिएशन आई है 78। तो मुझे कितनी सेविंग हुई है, 22। सेम इसी तरह 2003 में, सेम इसी तरह 2003 में भी तुम्हें कुछ सेविंग हुई है, सेविंग इन डेप्रिसिएशन। कितना, सर आम हालात में 100 का डेप्रिसिएशन आता था, डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन की वजह से 2003 में डेप्रिसिएशन कितना रिकॉर्ड हुआ है, 94। तो कितनी सेविंग हुई है, 6 रुपए की। यानी कि टोटल 200 रुपए का रिवैल्यूएशन लॉस पीएनएल में रिकॉर्ड हुआ था। लेकिन इस रिवैल्यूएशन लॉस की वजह से 2002 के डेप्रिसिएशन में 22 की सेविंग हुई, 2003 के डेप्रिसिएशन में 6 रुपए की सेविंग हुई। तो अब कितना रिवैल्यूएशन लॉस पीएनएल में रह गया है, सर 172। और ये 172 ही अगर तुम गौर करो तो पहले 128 और फिर 44 पीएनएल से रिवर्स हुआ। इस 172 के ओवर एंड अबव, इस 172 के ओवर एंड अबव जितना भी गेन आया वो तुम्हारा कहां चला गया, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम रिवैल्यूएशन सरप्लस। क्या ये बात समझ आ रही है हमें? मेरे पास चूंकि स्पेस लिमिटेड है तो ये चीज कॉपी करें, फिर मैं से एक साल और आगे ले जाता हूं। सारी चीजें कॉपी कर लीजिएगा, मैं सब कुछ मिटा दूंगा। याद है कि सर हम अपने एसेट को 31 दिसंबर 2003 पे लेकर आ गए थे, और 31 दिसंबर 2003 पे कितनी फेयर वैल्यू पे लाए थे, 1200। सर इसकी लाइफ कितनी है, 7 साल। टोटल 10 साल की लाइफ थी, लेकिन अब कितनी रह गई है, 7 साल। अब एक और साल गुजरा तो 2004 का डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करेंगे,
2004 का डेप्रिसिएशन कैसे रिकॉर्ड करेंगे सर? 1200 डिवाइड बाय 7, 6 या 7 सर? 2001 में खरीदा है एसेट, तो 2001, 2002, 2003, 3 साल गुजरे तो 7 साल की लाइफ रह गई ना, या 6 साल की? भाई 2001 में खरीदा तो 2001 साल का 1 साल गुजरा, 2002 का दूसरा साल गुजरा, 2003 का तीसरा साल गुजरा, तुम चौथे साल डेप्रिशिएट कर रहे हो, तो चौथे साल के डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड करते वक्त लाइफ 7 साल होगी ना। 171.4 171 कर देते, छोड़े उसको राउंड अप करते 171 सर। 171 से ऐसे डेप्रिशिएट होगा तो अब इसकी कैरिंग वैल्यू कितनी हो जाएगी 31 दिसंबर 2004 पे 1029 सर। अब इसकी लाइफ कितनी है 6 साल, 6 साल ये डेप्रिसिएशन होने के बाद लाइफ कितनी है 6 साल। तो अब हम इसको डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड करें तो हमारे पास एंट्री क्या बनेगी 31 दिसंबर 2004 पे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट पीएनएल में 171 और प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट क्रेडिट 171। अब अगर हमने ये वाला काम यहां तक करके छोड़ दिया तो अब मैनेजमेंट गुस्सा कर सकती है। कैसे? मैनेजमेंट कहेगी कि यार आप तो हमारे साथ ज्यादती कर रहे हो, जब एक एसेट की वैल्यू कम हो जाती है तो आप रिवैल्यूएशन लॉस पीएनएल में रिकॉर्ड करवा देते हो, जब एक एसेट की वैल्यू बढ़ जाती है तो आप जो गेन आता है वो रिवैल्यूएशन सरप्लस ओसीए में रिकॉर्ड कर रहे हो। जब एक एसेट की वैल्यू कम हुई तो उसका लॉस हमने कहां दिखाया पीएनएल में दिखाया, पीएनएल के फेस में दिखाया शेयर होल्डर को कि प्रॉपर्टी की वैल्यू में इतना नुकसान हो गया। लेकिन जब वैल्यू बढ़ी तो उतना इंपैक्ट तो पीएनएल में दिखाया जितना रिवर्सल है, लेकिन एडिशनल गेन हमने कहां दिखाया पीएनएल में नहीं दिखाया बल्कि कहां दिखाया रिवैल्यूएशन सरप्लस ओसीआई में। चले गेन भी आपने ओसीआई में दिखा दिया, ये भी हम बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन उस गेन की वजह से अब जो हमारे ऊपर डेप्रिसिएशन आ रहा है वो नॉर्मल डेप्रिसिएशन से बढ़ गया, 171 का डेप्रिसिएशन हो गया, जबकि डेप्रिसिएशन पहले कितनी आती थी 100 रुपए। तो मैनेजमेंट ये कहेगी कि हम तो बेवकूफ हुए हैं, जब वैल्यू कम हो रही है तो पीएनएल दिखा रहे हैं, जब वैल्यू बढ़ रही है तो ओसीए दिखा रहे हैं, और वैल्यू बढ़ने की वजह से अगर डेप्रिसिएशन ज्यादा आ रही है तो वो भी पीएनएल में रिपोर्ट हो रही है, तो हम तो हर हाल में फंस ही रहे हैं। तो फिर हम रिवैल्यूएशन मॉडल फॉलो क्यों कर रहे हैं भाई? रिवैल्यूएशन मॉडल में एसेट को रख रहे हैं हम फेयर वैल्यू पे। अब रूल्स कैसे बनाएं कि अगर वैल्यू में कमी आए तो पीएनएल में दिखा दो, वैल्यू में इंक्रीज आए तो ओसीए में दिखा दो, ये बर्दाश्त कर लेते हैं हम। लेकिन वैल्यू इंक्रीज की वजह से अगर एडिशनल डेप्रिसिएशन आ रहा है तो वो भी पीएनएल में जा रहा है, तो मैं तो हर हाल में ही पिस रहा हूं ना, या मैनेजमेंट तो हर हाल में ही पीएनएल में नुकसान दिखा रही है। तो अब इस चीज पे हम मैनेजमेंट को इस तरीके से डंडा करते हैं कि भाई जो आपका इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन है ना, जो आपका इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन है ना, जितने से अपवर्ड रिवैल्यूएशन की वजह से आपको ज्यादा डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करना पड़ा, उतना इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन आप रिवैल्यूएशन सरप्लस से उठाकर रिटेन अर्निंग्स में ले जाओ। अब ये इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन है कितना सर? अपवर्ड रिवैल्यूएशन की वजह से डेप्रिसिएशन कितना रिकॉर्ड हुआ है 171, आम हालात में कितना रिकॉर्ड होता था 100, तो इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन कितना है 71। तो हम 71 की इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन की एक एडजस्टिंग एंट्री बनाते हैं कि उसे हम रिवैल्यूएशन सरप्लस से उठाकर रिटेन अर्निंग्स में एज अ इनकम रिकॉर्ड कर रहे हैं। क्या ये नंबर किसी और तरीके से कैलकुलेट हो सकता है? यस। पिछले साल यस पिछले साल हमने जब एसेट को अपवर्ड रिवैल्यू किया था तो कितना रिवैल्यूएशन सरप्लस रिकॉर्ड किया था 500, और एसेट की लाइफ कितनी रह गई थी 7 साल। तो अगर तुम एसेट रिवैल्यूएशन सरप्लस के बैलेंस को रिमेनिंग लाइफ पे एलोकेट करोगे तो भी इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन का नंबर आएगा। और ये सिंपल मैथ्स है भाई, जितने से एसेट की वैल्यू बढ़ी है उतने से ज्यादा डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड हो रहा है, तो जितने से एसेट की वैल्यू बढ़ी उसे भी रिमेनिंग लाइफ से डिवाइड करूं तो भी तुम्हारे पास 71 ही आना चाहिए। क्या ये समझ आता है हमें? अब हम आ गए 31 दिसंबर 2004 तक, एसेट की लाइफ रहती है 6 साल। लेट से इस दिन मैं आपको फेयर वैल्यू देता हूं 650, लेट से कि इस दिन मैं आपको फेयर वैल्यू देता हूं 650, यानी कि मुझे 1029 के एसिड को कम करके
650 पे लाना पड़ेगा क्योंकि मैं फेयर वैल्यू मॉडल फॉलो कर रहा हूँ, मैं रिवैल्यूएशन मॉडल फॉलो कर रहा हूँ। तो 31 दिसंबर 2004 पे एसेट की फेयर वैल्यू कितनी है? 650। अब भी जब भी रिवैल्यूएशन एक्सरसाइज करोगे वो वाले रूल्स फॉलो करोगे। सर 31 दिसंबर 2004 पे रिवैल्यूएशन एक्सरसाइज कर रहा हूँ, क्या मालूम करूंगा? हिस्टोरिकल कॉस्ट। मुझे बताएं 31 दिसंबर 2004 पे हिस्टोरिकल कॉस्ट कितनी है? 600। 4 साल गुजर चुके तो 100 100 100 का डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद ये आएगा 600। सर कैरिंग अमाउंट कितनी है? 1029। तो कैरिंग अमाउंट 600 से ज्यादा, मैं ऊपर लिख देता हूं। सर फेयर वैल्यू कितनी है? 650। फेयर वैल्यू कैरिंग अमाउंट से कम है लेकिन हिस्टोरिकल कॉस्ट से ज्यादा है, तो इन दोनों के दरमियान में लिख देता हूं। कितना? 650। अब एसेट को यहां से यहां लाना है, लेकिन जो मूवमेंट है वो हिस्टोरिकल कॉस्ट की लिमिट के ऊपर हो रही है, तो कहां जाएगा? ओसीआई। यानी कि अगर मैं 1029 के एसेट को 600 पे लाऊं तो हमारे पास रिवैल्यूएशन सरप्लस ओसीआई में ही बैलेंसिंग इंपैक्ट रिकॉर्ड होगा। कितना? 379। सर जनरल एंट्री क्या बनेगी? सर जनरल एंट्री बनेगी रिवैल्यूएशन सरप्लस अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम डेबिट प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट क्रेडिट 379। ये हमारा 2004 क्लोज हो गया। सर अब लाइफ कितनी रहती है? 5 साल? नहीं, 6 साल ही रहती है, तो डिवैल्यू किया सर। लाइफ कितनी है? 6 साल। सर एक और दफा डेप्रिशिएट करते हैं, 2005 का डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करते हैं। किस तरह? 650 डिवाइड बाय 6, 108। तो 108 से डेप्रिशिएट करने के बाद 31 दिसंबर 2005 पे इसकी कैरिंग वैल्यू कितनी हो जाएगी? 542। सर डेप्रिसिएशन की एंट्री बनाए, तो डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या बनेगी? 31 दिसंबर 2005 पे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस पीएनएल में डेबिट प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट क्रेडिट 108। अगेन डेप्रिसिएशन पिछले साल से तो कम है, लेकिन अभी भी तो नॉर्मल डेप्रिसिएशन से ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 8 रुपए। तो 8 रुपए की इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन आप रिवैल्यूएशन सरप्लस से उठाकर रिटेन अर्निंग में ले जाओगे। सर ये 8 रुपए कैसे कैलकुलेट हुआ? देखो 8 रुपए से कैलकुलेट हुआ। अभी डेप्रिसिएशन आया 108 का, आम हालात में कितना आता था? 100 का। तो इस तरह कैलकुलेट कर लो, या रिवैल्यूएशन सरप्लस के बैलेंस को लाइफ पे एलोकेट कर दो। अब रिवैल्यूएशन सरप्लस का बैलेंस कितना है? सबका ध्यान यहाँ पे हो। सर रिवैल्यूएशन सरप्लस में हमने रिकॉर्ड किया था 500, फिर 500 में से 71 रुपए रिवैल्यूएशन सरप्लस से उठा के रिटर्निंग में ले गए थे, तो रिवैल्यूएशन सरप्लस का बैलेंस कितना रह गया? 500 माइनस 71, 429। फिर डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन में 379 मजीद डेबिट करा, तो रिवैल्यूएशन सरप्लस का बैलेंस कितना रह गया? 429 माइनस 379, 50 रुपए का। सर एक एक बंदे को बताओ ये 50 आया कैसे? देखो ये 50 इस तरीके से आया है, तुमने रिवैल्यूएशन सरप्लस में 500 रिकॉर्ड किया, डेप्रिसिएशन का इंपैक्ट 71 रिवर्स किया, डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन का इंपैक्ट 379 रिवर्स किया, तुम्हारे रिवैल्यूएशन सरप्लस में 50 का बैलेंस रह गया। अगर 50 को डिवाइड बाय 6 करूं तो क्या 80 आ रहा है? वो 8.33 आ रहा है, वो रनिंग ऑफ की वजह से। क्या ये समझ आता है यहाँ पे? सर आपने डेप्रिसिएशन और इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट कर दी। अब हमारे पास लाइफ कितनी है? 5 साल। हम अज्यूम करते हैं कि अब इसकी फेयर वैल्यू हो गई है 400। हम अज्यूम करते हैं कि इसकी लाइफ हो गई है, फेयर वैल्यू हो गई है 400। अगेन रिवैल्यूएशन मॉडल में एसेट को फेयर वैल्यू पे लाना है, तो यानी कि 542 के एसेट को मुझे 400 पे लाना पड़ेगा 31 दिसंबर 2005 की फेयर वैल्यू पे। जब भी फेयर वैल्यू एक्सरसाइज करता हूं तो एक रूल फॉलो करता हूं, 31 दिसंबर 2005। सर इस डेट पे एसेट की हिस्टोरिकल कॉस्ट कितनी है? 5 साल गुजर गए, 100 रुपए से डेप्रिसिएट करने के बाद हिस्टोरिकल कॉस्ट कितनी आएगी? 500। सर कैरिंग वैल्यू कितनी है? 542। 500 से ज्यादा ऊपर लिख दें। सर फेयर वैल्यू कितनी है? 400। हिस्टोरिकल कॉस्ट से कम नीचे लिख दें। यानी कि एसेट को यहां से यहां लाना है, एसेट को 542 से 400 पे लाना है। सर हिस्टोरिकल कॉस्ट के लाइन के ऊपर जो मूवमेंट है वो ओसीआई में, हिस्टोरिकल कॉस्ट के लाइन के नीचे जो मूवमेंट है वो पीएनएल में। सर 542 से 50 का 500 का डिफरेंस कितना आ रहा है? 42। यानी कि 42 रुपए अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम रिवैल्यूएशन सरप्लस में रिकॉर्ड हो, और 500 से 400 का डिफरेंस यानी कि 100 रुपए सर रिवैल्यूएशन लॉस पीएनएल में रिकॉर्ड होगा।
सर डबल एंट्री क्या बनेगी? सर डबल एंट्री बनेगी कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 142 से कम हो रहा है, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम रिवैल्यूएशन सरप्लस में 42 रुपए डेबिट हो रहा है, और रिवैल्यूएशन लॉस पीएनएल में डेबिट हो रहा है 100 रुपए। अब अगेन यहाँ पे एक बात गौर करने वाली है, पीएनएल उस वक्त ही हिट हो रहा है जब रिवैल्यूएशन सरप्लस खत्म हो रहा है। कैसे? यहाँ देखो, तुमने 500 का रिकॉर्ड किया था, 71 से कम किया, 379 से कम किया, तो रिवैल्यूएशन सरप्लस का बैलेंस कितना रह गया था? 50। फिर 50 रुपए में से भी 8 रुपए रिवैल्यूएशन सरप्लस से उठा के रिटेनिंग में ले गए, तो रिवैल्यूएशन सरप्लस का बैलेंस कितना बचा था? 42। और यहां भी जादुई तरीके से 42 ही आ रहा। जैसे ही 42 खत्म हुआ, अगला इंपैक्ट कहां रिकॉर्ड होना शुरू हो गया? पीएनएल। क्या ये बातें समझ आ रही है? अब इन सारी चीजों को तो मैंने न्यूमेरिक टर्म में, अकाउंटिंग टर्म में आपके सामने प्रेजेंट कर दिया, लेकिन इन सारी चीजों के बैक पे अकाउंट्स का प्रूडेंस कॉन्सेप्ट किस तरह से छुपा हुआ है? अगर आप गौर करो ना, तो ये इस तरीके से स्टैंडर्ड ड्राफ्ट किया गया कि भाई आपने अपनी जिंदगी में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट खरीदा, क्यों खरीदा? एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस के लिए, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के लिए, या रेंटल टू अदर्स के लिए? फेयर वैल्यू से कमाना आपका पर्पस नहीं था। आपका पर्पस क्या था? या तो एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस, या प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, या रेंटल टू अदर्स। इन तीन कामों के लिए प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट खरीदा गया था। इन तीन कामों की वजह से प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट डेप्रिशिएट होता है। अगर मैं आईक्यू की एडमिन बिल्डिंग इस्तेमाल कर रहा हूं तो वो डेप्रिशिएट हो रही है। अगर मैं आईक्यू की मेन बिल्डिंग इस्तेमाल कर रहा हूं तो वो डेप्रिशिएट हो रही है। अगर मैं आईक्यू का कोई रूम रेंट पे दे दूं तो वो डेप्रिशिएट हो रहा है। इन कामों के लिए प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट था, तो इसकी डेप्रिसिएशन का इंपैक्ट तो हमेशा पीएनएल में रिकॉर्ड होता है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि इसकी वैल्यू बढ़ जाए, इसकी वैल्यू कम हो जाए। तो अब प्रूडेंस कॉन्सेप्ट क्या कर रहा है कि जब वैल्यू कम हो रही है ना, तो नुकसान पीएनएल के मुंह पे दिखा रहा है, लेकिन जब वैल्यू बढ़ रही है तो नुकसान पीएनएल में नहीं दिखा रहा, उसे चुपके से ओसीआई के अंदर रिकॉर्ड कर रहा है। क्यों? क्योंकि हम अपने शेयर होल्डर को मिसगाइड नहीं करना चाहते। अगर एक शेयर होल्डर ने मुझ पर भरोसा करके ये बिल्डिंग खरीद के दी है, अगर तो बिल्डिंग की वैल्यू में नुकसान होता है, ये शेयर होल्डर के दिल का दर्द है, मैं उसको पीएनएल के फेस पे बताऊंगा भाई तुम्हारी बिल्डिंग की वैल्यू कम हो गई। लेकिन अगर बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ती है तो वो ये कहेगा, या मैं ये कहूंगा कि भाई बिल्डिंग वैल्यू बढ़ने के लिए थोड़ी खरीदी थी, तो इसके गेन को मैं पीएनएल में नहीं बल्कि ओसीआई में शो कर रहा होता हूं। क्या ये सारी बातें समझ आती है? हमें कॉपी करें सर इसे। हमारी क्लास की टाइमिंग कितनी है? 5:30 या 6 तक है? चलिए सर, तो हमारी क्लास का टाइम भी हो गया है। आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर हम मल्टीपल सवाल देखेंगे, लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस सवाल को एक दफा फिर से आप लोगों ने खुद से सॉल्व करना है। सर रहीम रहीम वो भी करेंगे नेक्स्ट टाइम।